लास्ट वीडियो में जो आपको ये स्क्रीन पर विधियां दिखाई दे रही है उसके बारे में पढ़ा था। आज इन सातों विधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी किस विधि में किस प्रकार से मूल्यह्रास की गणना की जाती है और कौन सी विधि सही रहती है व कौन सी विधि आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखो, पहली विधि है स्थायी किस्त विधि। यानी जो स्थायी किस्त विधि होती है, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष समान राशि से मूल्यह्रास की गणना की जाती है। यानी माना कि किसी संपत्ति का मूल्य 1,00,000 है और 10% से मूल्यह्रास लगाना है तो 10,000 रुपया हो गया। तो प्रतिवर्ष 10 साल तक अगर मूल्यह्रास लगाना है तो प्रतिवर्ष 10,000 रुपये लगाया जाएगा। ठीक है। इस पद्धति में एक समान स्थायी राशि मूल्यह्रास के रूप में प्रतिवर्ष अपलिखित की जाती है। इस विधि में ह्रास हमेशा मूल लागत पर लगाया जाता है, इसलिए इसे मूल लागत विधि भी कहा जाता है। यानी जो ये स्थायी किस्त विधि है, इसमें हमेशा जो डेप्रिसिएशन है वो मूल लागत पर लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट बार में दर होती है 10% है। मान के चलो, अगर 1,00,000 रुपये की संपत्ति का मूल्य है, 10% से लगाएंगे तो 10,000 रुपये हो गया। तो प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की डेप्रिसिएशन की राशि याद करनी होगी, इसलिए इसे मूल लागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे सरल रेखा ह्रास पद्धति भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सरल रेखा यानी सिंपल लाइन डेप्रिसिएशन सिस्टम पद्धति भी कहते हैं। अब इसमें नोट दे रखा है, यह विधि आयकर एक्ट से मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी जो ये फर्स्ट विधि है, स्थायी किस्त विधि, ये आयकर अधिनियम से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब इसका सूत्र होता है संपत्ति का लागत मूल्य माइनस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य अपन संपत्ति का उपयोगी जीवन काल। यानी संपत्ति का लागत मूल्य तो वह लागत मूल्य होता है जो संपत्ति को बाजार से खरीदने से लेकर उसको व्यापार स्थल पर लाने पर जितने भी खर्चे होते हैं, प्लस उसको प्रतिस्थापन करने पर जो खर्चा किया गया है, उन सभी चीजों का टोटल करके लागत मूल्य याद किया जाता है। तथा संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य वह मूल्य होता है जो संपत्ति के उपयोगी जीवन काल समाप्त होने के पश्चात में उसको बेचा जाता है, वह उसका अवशिष्ट मूल्य कहा जाता है। और उपयोगी जीवन काल कितने वर्षों तक संपत्ति का प्रयोग किया गया है। मान के चलो, अगर संपत्ति का लागत मूल्य 45,000 रुपया है और उसका अवशिष्ट मूल्य 5,000 है और उसका उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष है, तो 4,000 रुपये प्रति वर्ष ह्रास की राशि होगी। अगर दर याद करना हो, क्वेश्चन में दर नहीं दे रखी है, तो इसका सूत्र होता है वार्षिक ह्रास की राशि अपॉन संपत्ति की मूल लागत इंटू 100 कर देंगे। तो वार्षिक ह्रास की राशि यहाँ पे है 4,000 रुपया और संपत्ति की मूल लागत है 45,000 है। इसको 100 से इंटू कर देंगे तो 8.88% की दर आ जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राज एंड कंपनी ने 1 अप्रैल 2003 को एक मशीन 45,000 रुपए में क्रय की एवं 2,000 रुपए का भाड़ा लगा, 1,000 रुपए बीमा पर खर्च हुए तथा 2,000 रुपए प्रतिस्थापना पर व्यय किए गए। इस मशीन का अवशिष्ट मूल्य इसकी उपयोगी जीवन अवधि 4 वर्षों की समाप्ति के पश्चात 10,000 रुपए होगा। दूसरे वर्ष के अंत में मशीन को 22,000 रुपए में बेच दिया गया। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। अब इसमें गणना करनी है। पहला तो करना है मूल्यह्रास की राशि याद करनी है। सेकंड करना है सरल रेखा पद्धति की दर से ह्रास की दर याद करनी है। और सेकंड में करना है आवश्यक जनरल एंट्री देनी है जिसमें ह्रास प्रावधान खाता नहीं रखा जाता हो और ह्रास प्रावधान खाता रखा जाता हो। दो ट्रीटमेंट है, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर ह्रास प्रावधान खाता नहीं रखा जाता तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे और ह्रास प्रावधान खाता रखा जाता है तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे। देखिए, इसको सोल्यूशन करते हैं। अब फर्स्ट में करेंगे मूल्यह्रास की राशि का। अब इसका सूत्र होता है संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन संपत्ति का उपयोगी जीवन काल। अब लागत मूल्य में सब चीजें ऐड हो जाएगी, जिसमें संपत्ति का परचेज किया गया वो मूल्य प्लस उसको लाने पर जो खर्चा हुआ है, प्रतिस्थापन व्यय हुए हैं, उनको टोटल कर देंगे। 45,000, 2,000, 1,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000 अपॉन 4, तो 40,000 अपॉन 4 करेंगे तो 10,000 रुपये वार्षिक रूप से मूल्यह्रास होगा। सेकंड याद करेंगे, इसकी दर याद करने का सूत्र होता है वार्षिक ह्रास की राशि अपॉन संपत्ति का लागत मूल्य इंटू 100। तो वार्षिक ह्रास की राशि अभी 10,000 रुपये आई थी, तो संपत्ति का जो लागत मूल्य था वो 50,000 था, उसको 100 से इंटू कर देंगे तो 20% दर आ जाएगी। अभी इसमें एंट्री करनी है। अभी इसमें सिचुएशन दे रखी है कि जब ह्रास प्रावधान खाता नहीं रखा जाता है, अब एंट्री हो जाएगी, मशीन को खरीदने की एंट्री हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद में खरीदा है तो ठीक है। 45,000 रुपये की मशीन खरीदी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं वो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 10,000 का लगा था, एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट एंड संपत्ति खाते में
संपत्ति खाते को सीआर कर देंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब जो 10,000 रुपया है उसको पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू मशीन। ठीक है, अब इसको पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। अब मशीन को 22,000 रुपये में सेल किया गया है, क्वेश्चन में दे रखा था, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट हो जाएगी 22,000 रुपये। अब इनमें मशीन को बेचने पर 8,000 रुपये का लॉस हुआ है। लॉस ऐसे हुआ है कि मशीन का मूल्य था 50,000 रुपये का। ठीक है, अब उसमें 2 वर्ष का जो डेप्रिसिएशन था वो तब 10,000 वो 10,000 यानी 20,000 रुपया था। ठीक है, तो मशीन कितने की रह गई? 50 में से 20 माइनस करेंगे 30,000 रुपये की। अब इसको सेल्स किया गया है 22,000 पर, तो 8,000 रुपये का लॉस हो गया, तो एंट्री हो जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी पी&एल को डेबिट कर देंगे तथा मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड सिचुएशन है जब हाश प्रावधान खाता रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें सेम एंट्री हो जाएगी मशीन को खरीदने की, मशीन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट हो जाएगा 45,000 से, और जो खर्चे हुए हैं उसकी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब इसमें हाश प्रावधान खाता रखा गया है, तो इसमें एंट्री होगी 10,000 रुपये की, तो डेप्रिसिएशन था 10,000 का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 10,000 से। फिर नेक्स्ट ईयर में देखते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 का है, तो पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे 10,000 रुपये, और मशीन को बेचने पर 22,000 रुपये की मशीन को बेचा गया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है 20,000 रुपया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब 20,000 रुपये है, देखते हैं कैसे आया। वो लास्ट वाली है, जो लॉस हुआ है वो हो जाएगा पी&एल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, एंड पी&एल को डेबिट कर देंगे 8,000 से। यानी हाश लेखांकन की इस द्वितीय विधि में हाश प्रावधान खाते में एकत्रित शेष को संपत्ति खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जो 20,000 रुपया है, हाश प्रावधान खाता खोला गया है उसमें 20,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे, उसको संपत्ति खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए 20,000 रुपये आया है। इसलिए इस खाते में एकत्रित राशि 20,000 को मशीनरी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, आपकी फर्स्ट विधि हो गई स्थायी विधि। अब सेकंड वाली विधि है क्रमागत शेष विधि। देखिए, ये विधि है जो आयकर अधिनियम से मान्यता प्राप्त भी है और लोकप्रिय विधि भी है। और इस विधि में क्या होता है कि जो हाश होता है वो हमेशा घटते हुए क्रम में होता है, फिक्स नहीं होता। स्थायी किस्त विधि में तो प्रत्येक वर्ष हाश की राशि समान रहती है, लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ष हाश की राशि कम होती जाती है। माना 1,00,000 की संपत्ति है, 10% की दर से हाश लगाना है क्रमागत शेष विधि में, तो प्रथम वर्ष तो 10,000 रुपये का हाश लगेगा, फिर 1,00,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 90,000 रुपये शेष रह गए। तो फिर जो अगले वर्ष हाश लगेगा वो 1,00,000 रुपये पर नहीं लगेगा, वो 90,000 रुपये पर लगेगा। 90,000 पे 10% करेंगे तो 9,000 आ गया, 21,000 शेष रह गया। फिर अगले वर्ष लगेगा नेक्स्ट ईयर, तो 81,000 पर ही 10% लगेगा। ऐसे हाश की राशि घटती हुई रहेगी। इस विधि के अंतर्गत हाश एक समान दर से प्रतिवर्ष संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर लगाया जाता है। प्रतिवर्ष हाश की किस्त घटते जाने के कारण इसे घटती हुई किस्त पद्धति भी कहा जाता है। यानी इस विधि को घटती हुई किस्त पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में मूल्यह्रास की गणना सदैव संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर की जाती है, इसलिए इस विधि को अपलिखित विधि भी कहा जाता है। यानी अपलिखित मूल्य वो मूल्य होता है जो हाश घटाने के पश्चात में जो राशि शेष रहती है उस मूल्य पर हाश लगाया जाता है, ना कि मूल लागत पर, इसलिए इसे अपलिखित विधि के नाम से कहा जाता है। अब इसका सूत्र होता है, यानी आर अगर अपन को रेट निकालनी है 1 माइनस रूट एन एस अपॉन सी इंटू 100। अब जहाँ पर इसको डिफाइन कर रखा है, आर का मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एन का मतलब है यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स यानी संपत्ति का जीवन काल, और एस का मतलब है स्क्रैप वैल्यू अवशिष्ट मूल्य, और सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, अब इसमें स्थायी किस्त विधि और क्रमागत शेष विधि में अंतर मेजर डिफरेंस देखते हैं। यानी जो स्थायी किस्त विधि है उसमें हाश की गणना संपत्ति की मूल लागत पर की जाती है, जबकि क्रमागत शेष विधि में अपलिखित मूल्य पर हाश की गणना की जाती है। अब इसमें स्थायी किस्त विधि के अंतर्गत हाश की राशि हमेशा समान रहती है, जबकि क्रमागत शेष विधि में हाश की राशि सेम नहीं रहती है, प्रतिवर्ष कम होती जाती है। शून्य स्तर कार्यशील जीवन की समाप्ति पर पुस्तकों में संपत्ति का शेष शून्य स्तर तक हो सकता है, जबकि क्रमागत शेष विधि में कभी भी संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता है। यानी क्या होता है, जो यानी स्थायी किस्त विधि है उसमें संपत्ति का मूल्य
अंतिम वर्षों में शून्य हो जाता है, लेकिन क्रमागत ह्रास विधि में संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि ये अपलिखित मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। वर्षों पर भार जो स्थायी विधि है उसमें मूल्यह्रास एवं मरम्मत की संयुक्त लागत आरंभ के वर्षों में कम तथा पश्चात के वर्षों में ज्यादा होती है, जबकि मूल्यह्रास एवं मरम्मत की संयुक्त लागत कमोबेश संपूर्ण अवधि में समान रहती है। सेकंड वाली विधि यानी क्रमागत विधि में लगभग समान रहती है। लाभ हानि पर प्रभाव प्रारंभिक वर्षों की तुलना में बाद के वर्षों में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जो संपत्ति है स्थायी किस्त विधि में जो प्रारंभिक वर्षों की तुलना में बाद के वर्षों में ज्यादा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति 1 लाख की है, 10,000 डेप्रिसिएशन करेंगे, 90 रह गया तो संपत्ति का मूल्य ज्यादा है। लास्ट के वर्षों में संपत्ति का मूल्य नाम मात्र का रह जाता है। इस कारण से संपत्ति को बेचा जाता है जिससे मूल्य कम प्राप्त होता है, उसके बदले में नई संपत्ति लगाई जाती है जिससे व्यापार की पूंजी प्रभावित होती है और इसमें सभी वर्षों में समान प्रभाव पड़ता है। और सामान्यतः जो फर्स्ट वाली विधि है स्थायी किस्त विधि में ह्रास की दर कम होती है, जबकि सेकंड वाली विधि है क्रमागत विधि में सामान्यतः ऊंची दर का प्रयोग किया जाता है और यह मान्यता प्राप्त नहीं है। फर्स्ट वाली विधि आयकर अधिनियम से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जबकि सेकंड वाली विधि आयकर अधिनियम से मान्यता प्राप्त होती है। अब ह्रास की दर की गणना करने का सूत्र अभी बताया था ऊपर, यह सम सूत्र है। इसमें आर अगर रेट याद करेंगे तो 1 माइनस एन रूट अपॉन रूट एस अपॉन सी इंटू सो कर देंगे, जहाँ पर आर का मतलब रेट है और एन का मतलब है संपत्ति का उपयोग जीवन काल, एस का मतलब अवशिष्ट मूल्य और सी का मतलब संपत्ति की लागत। ठीक है, ये आपकी दो विधियां हो चुकी है, जिसमें आपकी जो सेकंड विधि है क्रमागत ह्रास विधि उसका ही उपयोग किया जाता है और वो विधि आयकर अधिनियम से भी मान्यता प्राप्त होती है। अब आपकी थर्ड विधि है वार्षिक वृत्ति विधि। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यवसाय संपत्ति को क्रय करने पर संपत्ति की मूल लागत के साथ ब्याज की राशि को ध्यान में रखता है ताकि वह अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करके ब्याज प्राप्त करता है। देखिए ये वार्षिक वृत्ति विधि है, एन्युटी मेथड में क्या होता है, मान के चलो कोई संपत्ति है 10 लाख की है, अब उसमें अगर ब्याज 12% से लगाए मान के चलो तो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त होता है। तो उस ब्याज के संबंध में एक खाता तैयार किया जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि भविष्य में संपत्ति को खराब संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य उसको बेचने पर नई संपत्ति खरीदनी होगी, तो उस संपत्ति को खरीदने के लिए जो ब्याज का प्रावधान किया गया है उस राशि से उसका उपयोग किया जा सकता है, अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करके ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की राशि का निर्धारण संपत्ति की मूल लागत में ब्याज राशि जोड़कर करना होता है। यह विधि ऐसी संपत्तियों पर मूल्यह्रास अपलेखन करने में काम आती है जिनका उपयोग जीवनकाल याद हो, जैसे दीर्घ अवधि पट्टा होता है, उनके संबंध में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी गणना वार्षिक तालिका विधि के द्वारा याद की जाती है जो प्राय प्रश्न में दी जाती है। अगर आपके क्वेश्चन में आएगी, अगर वार्षिक एन्युटी मेथड से क्वेश्चन को हल करना है तो उसकी दर है जो तालिका के माध्यम से दी हुई होती है। आपकी चौथी विधि है मूल्यह्रास कोष विधि यानी डेप्रिसिएशन फंड मेथड, यानी इस विधि को सिंकिंग फंड मेथड या शोधन कोष विधि भी कहते हैं। इस विधि में एक निश्चित राशि मूल्यह्रास के रूप में पेंडल अकाउंट से मूल्यह्रास कोष खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जो सिंकिंग फंड मेथड होता है उसमें एक निश्चित मूल्यह्रास के रूप में राशि पेंडल अकाउंट से एक डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बना लिया जाता है, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। भविष्य में जब भी नई संपत्ति खरीदी जाए तो इस फंड का इस कोष का उपयोग करके संपत्ति खरीदी जा सकती है। इस राशि को व्यवसाय द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में विनियोग कर दिया जाता है। विनियोगों से प्राप्त होने वाला ब्याज भी मूल्यह्रास कोष में जमा कर दिया जाता है। यानी जो मूल्यह्रास कोष खाता बनाया जाता है, जो उसमें ब्याज प्राप्त होता है, जो प्रतिभूतियों पर निवेश किया जाता है, अगर उससे कोई ब्याज प्राप्त होता है उसको भी इस खाते में जमा कर दिया जाता है और पुनः उसका विनियोग भी कर दिया जाता है। इस विधि में संपत्तियों को बैलेंस शीट में प्रतिवर्ष मूल लागत पर ही दर्शाया जाता है। यानी जो इस विधि के अंतर्गत अगर मूल्यह्रास की गणना करेंगे तो बैलेंस शीट में जो मूल लागत है, माना संपत्ति का मूल लागत 50,000 है तो 50,000 रुपये पर ही दर्शाया जाएगा, डेप्रिसिएशन को नहीं घटाया जाएगा। मूल्यह्रास की राशि को संपत्ति के मूल्य में से घटाकर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, मूल्यह्रास कोष खाते को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में, यानी जो मूल्यह्रास कोष खाता है उसका जो बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में एवं मूल्यह्रास कोष विनियोजन खाते को संपत्ति पक्ष में दर्शाते हैं। मूल्यह्रास कोष खाता होता है
तो उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं तथा मूल्यह्रास कोष को जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक तरह की संपत्ति होती है। निश्चित अवधि के पश्चात जब इस संपत्ति का उपयोग जीवन समाप्त होगा, इन विनियोगों को बेचकर संपत्ति को प्रतिस्थापित करने हेतु राशि प्राप्त की जा सकती है। अंत में जब संपत्ति का प्रचलन हो जाता है, संपत्ति या मशीनरी खराब हो जाती है, तो उसको बेच दिया जाता है और उसके पश्चात नई मशीनरी खरीदी जाती है। तो उसके संबंध में जो विनियोग खाता बनाया गया था, फंड बनाया गया था, उस फंड में से राशि का प्रयोग करके नई संपत्ति खरीदी जा सकती है। अब इसमें नोट है, संपत्ति का प्रदर्शन सदैव लागत मूल्य पर ही किया जाता है, यानी जो संपत्ति होते हैं उसका जो बैलेंस शीट में प्रदर्शन करेंगे वो लागत मूल्य पर ही करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन को किसी प्रकार से माइनस नहीं करेंगे। अब ये मूल्यह्रास कोष तालिका दे रखी है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये मूल्यह्रास कोष तालिका का विवरण दिया जाएगा। अब मूल्यह्रास की राशि याद करना हो तो मूल लागत माइनस अवशेष मूल्य इंटू ₹1 का दी हुई अवधि में दी गई ब्याज दर पर वर्तमान मूल्य जो सारणी में दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब इसमें एंट्री किस प्रकार से करेंगे, देखो, अगर संपत्ति खरीदी जाती है तो एंट्री हो जाएगी, यानी आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, यानी संपत्ति के लागत मूल्य से। अगर संपत्ति 1 लाख की खरीदी है तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब प्रथम वर्ष के अंत में वार्षिक मूल्यह्रास की रकम से इसको पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, यानी फंड बना लेंगे। इस तरीके से फिर उस फंड को डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, यानी मूल्यह्रास कोष खाते को ट्रांसफर राशि से कर देंगे। यानी जो डेप्रिसिएशन फंड बनाया गया इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्रतिभूति में विनियोग कर दिया जाता है। आगामी वर्ष में करेंगे तो आगामी वर्ष में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है प्रतिभूतियों में, सिक्योरिटीज में, उनसे ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे, यानी जो ब्याज प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड कर देंगे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करने पर। फिर लास्ट में करेंगे वार्षिक मूल्यह्रास की राशि से कर देंगे पेंडल डेप्रिसिएशन पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर लास्ट में करेंगे ब्याज व मूल्यह्रास की राशि से कर देंगे डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस राशि से कर देंगे, ब्याज व मूल्यह्रास की राशि से कर देंगे। और अंतिम वर्ष में करेंगे विनियोगों पर प्राप्त राशि की राशि से करेंगे, जिसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से हो जाएगी, जो ब्याज प्राप्त हुआ है। फिर आगे करेंगे उसको ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में, ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी विनियोगों की इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हो जाएगा। और लास्ट में वार्षिक मूल्यह्रास की रकम से इसको पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट आ जाएगा। और लास्ट में जो अंतिम वर्ष में संपत्ति के अनुपयोगी यानी अप्रचलित हो जाने पर उसे प्रतिस्थापित करने के लिए विभिन्न यानी विनियोग डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है और विक्रय पर लाभ हानि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस संबंध में ये एंट्री होगी, देखो, अगर विनियोगों से बेचने से प्राप्त राशि प्राप्त होती है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर विनियोगों पर कोई लाभ होता है, विनियोगों की बिक्री पर अगर लाभ होता है तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट, पी&एल को क्रेडिट कर देंगे। अगर हानि होती है तो इसके विपरीत एंट्री कर देंगे पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हो जाएगा। उक्त प्रविष्टियां करने के पश्चात मूल्यह्रास कोष खाते यानी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का शेष संपत्ति पक्ष में ट्रांसफर करके दोनों खातों को बंद कर दिया जाता है। अब इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट हो जाएगी। अब इसमें बैलेंस शीट में किस प्रकार से इसका निरूपण करेंगे, जिन वर्षों में मूल्यह्रास कोष का निर्माण किया जाएगा उन वर्षों के चिट्ठे में मूल्यह्रास को दायित्व पक्ष में यानी मूल्यह्रास को तो दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे तथा विनियोगों एंड डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट संपत्ति होता है इसलिए इसको संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा और संपत्ति का प्रदर्शन सदैव लागत मूल्य पर किया जाएगा, वो पहले पढ़ चुके हैं। अब आपकी नेक्स्ट विधि है, पांचवी विधि है वर्षों के अंकों की योग विधि। देखिए ये विधि है ना जो क्रमागत शेष विधि है उसका ही परिवर्तित रूप है। तो इसमें क्या किया जाता है, वर्षों की संख्या दे दी जाती है। अब उन वर्षों की जैसे 5 वर्षों की संख्या दे दी गई है तो उनको 1 2 3 4 5 में करेंगे, उनका टोटल करेंगे, फिर उनके अनुपात के हिसाब से राशि को डिवाइडेड कर देंगे। अब मूल्यह्रास की राशि क्रमागत शेष विधि की तरह निरंतर कम होती जाती है, इसमें भी निरंतर कम होती जाती है। प्रथम वर्ष में ज्यादा होती है, सेकंड में कम होती है, फिर नेक्स्ट वर्ष में कम होती होती जाती है। इस विधि में संपत्ति के जीवन काल की संपूर्ण अवधि के अंकों जैसे 1 2 3 4 5 का
योग याद करते हैं। अब इसका सूत्र होगा, तो मूल्यह्रास का सूत्र होता है संपत्ति की शेष जीवन अवधि वर्षों में हो जाएगी अपॉन वर्षों के अंकों का योग आ जाएगा इंटू अपलिखित की जाने वाली राशि आ जाएगी। और जो अपलिखित राशि होती है वो किस प्रकार से याद करते हैं, वो याद करते हैं लागत मूल्य में से अवशिष्ट मूल्य घटाएंगे तो अपलिखित यानी राइट ऑफ की जाने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यानी एक मशीन की लागत 90,000 रुपये है तथा इसका अवशिष्ट मूल्य 6,000 रुपये है। यानी जो कॉस्ट प्राइस है तो इसकी 90,000 है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 6,000 है। मशीन का अनुमानित जीवन काल 6 वर्ष हो तो मूल्यह्रास की गणना इस प्रकार से करेंगे। देखो पहले तो इसका कितना वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है, तो इनको 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, इनका टोटल करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब अवलेखन योग्य राशि याद करेंगे तो इसका सूत्र होता है संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य कर देंगे। तो 90,000 में 6,000 माइनस करेंगे 84,000 रुपये शेष रह गया। अब इसमें प्रत्येक वर्ष का डेप्रिसिएशन याद करेंगे तो प्रथम वर्ष में करेंगे, प्रथम वर्ष में 6/21 करेंगे, सेकंड वर्ष में 5/21 करेंगे, इस तरह से तीसरे वर्ष में 4/21, 3/21, 2/21 और 1/21 कर देंगे। जो फर्स्ट वर्ष है अभी बताया था कि प्रथम वर्ष में डेप्रिसिएशन की राशि है वो सबसे ज़्यादा आएगी, फिर अगले वर्ष में कम आएगी, धीरे धीरे फिर कम होती जाएगी। तो प्रथम वर्ष में 6/21 किया, 84,000 से इंटू किया तो 24,000 आ गया। इस तरीके से सेकंड वर्ष में 20,000 रुपया आ गया, 16,000, 12,000, 8,000 और 4,000 रुपया आ गया। लास्ट छठे वर्ष में 4,000 रुपये का ही मूल्यह्रास करना है। ठीक है। अब इस विधि का उपयोग उन संपत्तियों के लिए सर्व उपयुक्त हो सकता है जिनसे आरंभिक वर्षों में के पश्चात वर्षों की तुलना में अधिक सेवा लाभ मिलते हों। यानी जो ये विधि है इसका उपयोग तभी लाभदायक होता है जिनमें आरंभिक वर्षों के पश्चात के वर्षों की तुलना में अधिक सेवा लाभ मिलते हों, जैसे फोटोस्टेट मशीन है, कंप्यूटर्स है। यह विधि लीजिंग, किराया क्रय, किस्त भुगतान पर विक्रय के लेखांकन एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर भट्टे के लेखन में प्रयोग में आती है। नेक्स्ट विधि है आपकी मशीन घंटाधर विधि, मशीन हाउ रेट मेथड। इस विधि में संपत्ति का जीवन काल कार्यशील घंटों में अनुमानित किया जाता है। यानी जो संपत्ति का जीवन काल होता है वो कार्यशील घंटों में याद किया जाता है कि संपत्ति कितने घंटे तक प्रयोग में ली गई है। जैसे मशीन कुल कितने घंटे कार्य कर सकेगी, यही उसका जीवन काल माना जाएगा। अब इसका सूत्र होता है मशीन घंटाधर का सूत्र होता है मशीन का लागत मूल्य माइनस अवशेष मूल्य अपॉन प्रभावी कार्यशील घंटे, ये इसका सूत्र होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अपोलो 2001 कंप्यूटर की अनुमानित प्रभावी जीवन अवधि 20,000 घंटे है। कंप्यूटर की लागत 60,000 है। कंप्यूटर ने वर्ष 2002 में 2,000 घंटे एवं वर्ष 2003 में 3,000 घंटे कार्य किया हो तो प्रतिवर्ष मूल्यह्रास की राशि क्या होगी। 2002-2003 के लिए कंप्यूटर खाता बनाना है। अब इसमें इसका सूत्र होता है मशीन घंटाधर का, अभी पढ़ा था, संपत्ति की लागत माइनस अवशेष मूल्य अपन प्रभावी कार्यशील घंटे। तो संपत्ति की लागत कितनी है, 60,000 है। अवशेष मूल्य क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो शून्य मानेंगे, अगर होता तो माइनस कर देंगे। और प्रभावी कार्यशील घंटे इसमें दे रखे हैं 2,000 है, सॉरी 20,000 है। तो 60,000 अपॉन 20,000 करेंगे तो 3 रुपये प्रति घंटा की दर से ह्रास लगेगा। अब इसमें 2002 के लिए संपत्ति का उपयोग कितना घंटा किया गया है, 2,000 घंटा किया गया है तो 3 से इंटू कर देंगे। प्रति घंटा 3 रुपये आया था तो 6,000 रुपये ह्रास लगेगा। और 2003 में 3,000 घंटा यूज किया गया है मशीन को तो 3 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 9,000 रुपये ह्रास लगेगा। ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट विधि है पुनर्मूल्यांकन विधि यानी रिवैल्यूएशन मेथड। जब संपत्ति का जीवन काल अनिश्चित हो तब उस पर सामान्य रूप से मूल्यह्रास की गणना करना संभव नहीं हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी संपत्ति का जीवन काल अनिश्चित होता है, यानी ऊपर वाली विधियों में निश्चित था लेकिन इसमें अनिश्चित है, तो मूल्यह्रास की गणना करना असंभव होता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में चिट्ठे की तिथि को संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो ये विधि है इसमें चिट्ठे की तिथि को संपत्ति का रिवैल्यूएशन किया जाता है। जो रिवैल्यूएशन की राशि होती है उस पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन मूल्य संपत्ति के पुस्तक मूल्य से जितना कम होता है उसे मूल्यह्रास के रूप में अभिलिखित किया जाता है। यानी संपत्ति का पुस्तक मूल्य मानो 1 लाख है और पुस्तक मूल्य से कम हो रहा है, 80,000 है तो 20,000 रुपये ह्रास के रूप में अभिलिखित किया जाएगा। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः फुटकर औजार होते हैं, पशुधन, व्यापार चिन्ह, एकस्व पेटेंट आदि की गणना हेतु किया जाता है। तो ठीक है साथियों, ये सातों विधियां पढ़ ली। यानी स्थायी किस्त विधि में किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, इस क्रमागत में किस प्रकार से किया जाता है, और वार्षिक वृत्ति विधि में किस प्रकार से होता है,
पुनर्मूल्यांकन विधि में किस प्रकार से होता है, मशीन घंटाधर विधि में किस प्रकार से होता है, वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में पढ़ेंगे मूल्यह्रास विधि में परिवर्तन। देखो सामान्यतः तो क्या होता है कि व्यापार में एक परंपरा होती है, संगति या एकरूपता परंपरा होती है। उसके अकॉर्डिंग जो विधि व्यापार द्वारा सर्वप्रथम अपनाई जाती है, उसी विधि के अनुसार ही आगामी वर्षों में ह्रास लगाया जाता है। लेकिन कई बार व्यापार या व्यापारी द्वारा जो शुरुआत में मान के चलो स्थायी किस्त विधि लगाई गई है, लेकिन व्यापार द्वारा उसको चेंज कर दिया जाता है। आगामी वर्षों में क्रमागत शेष विधि के माध्यम से ह्रास लगाया जाएगा, तो पहले वाली विधि को चेंज कर करके सेकंड वाली विधि के माध्यम से ह्रास लगाया जाता है। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि जो सर्वप्रथम विधि अपनाई जाती है उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। वो व्यापार के लिए लाभदायक होता है और नियमों के हिसाब से भी सही होता है। संगति परंपरागत दृष्टिकोण की मान्यता अनुसार सामान्यतः व्यापारी या व्यवसायी द्वारा जो विधि सर्वप्रथम अपनाई जाती है उस विधि का ही निरंतर रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से परिणामों की तुलना अन्य अवधियों के परिणामों से आसानी से की जा सकती है। यानी जो फर्स्ट जो शुरुआत में विधि लगाई गई है, अगर निरंतर रूप से वही विधि लगाई जाती है तो जो आगामी वर्ष है और प्रीवियस ईयर है उनकी तुलना, आंकड़ों की तुलना आसानी से की जा सकती है। उनमें कितना वेरिएंस आया है उनका आसानी से कैलकुलेशन किया जा सकता है और उचित निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अगर विधि में चेंज करेंगे, पहले वर्ष दूसरी विधि थी और नेक्स्ट ईयर अगली विधि लगाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आंकड़ों में परिवर्तन आएगा और उनसे तुलना आसानी से नहीं की जा सकती है। अब इसमें जो संपत्तियों के मूल्यह्रास लगता है उसमें ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक लेखा मानक जारी किया गया है, जो लेखा मानक 6 है, संशोधित है। यानी लेखा मानक 6 के अनुसार मूल्यह्रास की गणना की जाती है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में ही लेखांकन या ह्रास विधि में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी विशेष परिस्थिति कौन सी हो सकती है? यानी अगर वैधानिक अनिवार्यता हो, अगर गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया हो या कंपनी लॉ ने आदेश दे दिया हो या न्यायालय ने आदेश दे दिया हो, तो वैधानिक अनिवार्यता होने पर ही इस विधि में संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। लेखा मानक की आवश्यकता हो या परिवर्तन से संस्था के वित्तीय विवरण को ज्यादा उपयुक्तता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, या ऐसा परिवर्तन करने से संस्था की जो बैलेंस शीट है, वित्तीय विवरण है, उनको अच्छी तरीके से अ, अन्य पक्षों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर व्यापार के लिए लाभदायक हो तो इस विधि में चेंज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें है लेखा मानक 6 एक संशोधित है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या कहता है। यह है ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। लेखा मानक 6 को सर्वप्रथम ICAI द्वारा नवंबर 1982 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। लेकिन इसमें मई 94 में कुछ संशोधन किए गए, उसके पश्चात इसे पुनः 1 अप्रैल 95 से लागू किया गया है। अब इसमें एक चीज दे रखा है कि ये लेखा मानक 6 है वो निम्न संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। यानी जो वन होते हैं, वृक्षारोपण होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो पुनः उत्पादित हो, उन पर यह लागू नहीं होता है। सहशील संपत्ति जैसे खनिज है, तेल है, गैस के कुएं हैं आदि, इन पर लागू नहीं होता है ये। शोध एवं विकास पर जो व्यय किए जाते हैं उन पर लागू नहीं होता है। गुडविल पर लागू नहीं होता है और पशुधन या लाइव स्टॉक पर यह लागू नहीं होता है लेखा मानक 6। तो साथियों, आपका ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी साथी को किसी प्रकार की क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करें और आपकी क्वेरीज का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।